गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 253 है। यूपीपीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 253 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। यूपीपीसीएस ने एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं कल से, आप डाउनलोड कर सकते हो। 12 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है। और जिनके भी एडमिट कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर जो है मिसिंग है, मतलब वो छपा नहीं है, तो आज एक बार फिर से डाउनलोड करना उसको, कि कल सर्वर बिज़ी थे। और फ़ोटो अगर नहीं आ रही है उसमें तो 2 फ़ोटो लेकर जाइएगा एग्ज़ाम हॉल वाले दिन, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पर। फ़ोटो में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बुद्ध एवं जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? कुंडग्राम में, वैशाली में, बोध गया में, राजगीर में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। तो राजगीर में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों का जो है तीर्थ स्थल है, जहाँ विश्व शांति स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं महावीर स्वामी ने जो है जियो और जीने दो का संदेश राजगीर के विपुलांचल पर्वत से दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामे जो पहल है उसका शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? अनामे पहल का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, जनजातीय मंत्रालय की पहल है, तो ए और बी हो जाएगा डी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिलकर 7 अप्रैल 2021 को आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामे पहल का शुभारंभ किया। और यह जो पहल है वो पिरामल फाउंडेशन और विल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। 22 मार्च को मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे और 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, और ये आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको ज्ञात हो कि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खेल को गोद लेने की घोषणा की है? कबड्डी या कुश्ती? कुश्ती को। तो भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने तथा ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? छत्तीसगढ़ की है ये। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन हेतु किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है और क्षति के आकलन हेतु इस योजना के तहत सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ सहायता प्रदान की जाएगी। किस जिले को राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस कहा जाता है? राजस्थान के किस जिले को? उदयपुर को, ठीक है। झीलों की नगरी भी कहा जाता है इसको, झीलों की नगरी। तो उदयपुर जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इसकी स्थापना की थी किसने? महाराणा उदय सिंह ने। झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस और राजस्थान का कश्मीर उपनामों से जो है इसको जाना जाता है। एक पुस्तक है द आर्कटिक होम इन द वेदास, किसकी कृति है ये? यह है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नहीं, बैक टू योर वेदास है इनकी, तो यह है बाल गंगाधर तिलक की, ऑप्शन नंबर बी। तो बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं द आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, और कैंडलियन एंड इंडियन वेदास, गीता रहस्य या साइंस ऑफ कर्मयोग भी कहा जाता है इसको। कैल्डियन एंड इंडियन वेदास, ठीक है, और द आर्कटिक होम इन वेदास, गीता रहस्य या साइंस ऑफ कर्मयोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी से तो हो नहीं सकता, ठीक है।
रेगुर सॉइल महाराष्ट्र की तरफ पाई जाती है। कछारी मिट्टी, तो बिहार का जो अधिकांश भाग है गंगा एवं विभिन्न नदियों के प्रवाह के कारण कछारी मिट्टी से आच्छादित है। सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट से रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में ड्रॉप आउट की दर को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरुआत की है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किसने की है? यह है राजस्थान की सरकार। तो राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की और इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली की दरों पर 1,000 रुपये हर महीने या अधिकतम 12,000 रुपये हर वर्ष का अनुदान जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बड़ी सहायता है एक। श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। ठीक है, और डॉलर के मुकाबले में बड़ी दयनीय स्थिति है इसकी वर्तमान समय में। तो श्रीलंका की मुद्रा जो है श्रीलंकन रुपया है और श्रीलंकन में जो है पैसे की जगह सेंट्स का प्रयोग होता है और हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपये में जो है काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है, भारत का भी गिरा है लेकिन इनके में बहुत गिरावट आई है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताने के इनमें से सही है या गलत है? कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट है नाटो से रिलेटेड कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है और नाटो जो है यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है और नाटो द्वारा सरफेस गार्जियन नामक एक अभियान शुरू किया गया है। कौन सा वाला सही है इसमें? देखिए, सरफेस गार्जियन या स्काई गार्जियन कुछ नहीं है, सी गार्जियन है। ठीक है, गार्जियन तो है लेकिन सी गार्जियन है। और नाटो जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों के मध्य एक संगठन है। यहाँ गलत है, कॉन्टिनेंट गलत लिखा है। बाकी इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और अमेरिका के वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई थी 1949 में 4 अप्रैल को। तो पहला दूसरा करेक्ट हो गया, तीसरा चौथा इनकरेक्ट है। तो जहाँ जहाँ 3 4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। सही पूछा है इसमें, ये गलत, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई थी और यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। नाटो जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका देशों का एक सैन्य संगठन है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका नहीं है। और सी गार्जियन नामक जो है अभियान शुरू किया इसने। सी गार्जियन है, कुछ भी लिखा आ सकता है, सी की जगह स्काई गार्जियन। ठीक है, गलत कर दीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मुक्त व्यापार समझौता यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आसियान के 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं और सार्क के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हैं और 5 अन्य मुक्त व्यापार साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हैं। और क्षेत्र व्यापक आर्थिक भागीदारी की अवधारणा 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी। इसमें एक विकल्प जो है गलत है और वो विकल्प है ये वाला, बी वाला। सार्क के सभी सदस्य देश जो है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP में शामिल नहीं है। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, मतलब A, C और D करेक्ट है। तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी आसियान के 10 सदस्य देशों तथा 5 अन्य देशों द्वारा हस्तांतरित एक मुफ्त व्यापार समझौता है। ठीक है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। और वो 5 अन्य देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की अवधारणा वर्ष 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पेश की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 14। हर साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाता है? नेपाल के द्वारा किया जाता है।
तो नेपाल द्वारा हर वर्ष 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस का आयोजन किया जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही इंडियन हिलरी और तिब्बती गाइड तेजजिंग नोर्गे ने जो है पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। योम ए ब्लॉक का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा हर प्रत्येक सप्ताह ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है। इसे योम ए ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है, जो जन अभियान कार्यक्रम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। जो लद्दाख स्थित पेंगोंग सो झील है, ठीक है, वो उदाहरण है किसका? क्या वो क्रेटर झील है या वो लैंडलॉक झील है? लैंडलॉक झील है एक ये। तो पेंगोंग सो झील जो है लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक संकरी, गहरी और एंडोर्हिक यानी लैंडलॉक झील है। तो डी करेक्ट है। और यह खारे पानी की झील है जो त्रिशूल घाटी के मार्ग में आती है। चूँकि एक खारे पानी की झील है, फिर भी सर्दियों में जो है जम जाती है ये, ठीक है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा है इसका तिब्बत यानी चीन में। नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक अनंत बर्मन ने करवाया था। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत बर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। और इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से रिलेटेड। यह वर्ष 2021 में लॉन्च हुआ। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी और इससे बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी आएगी और कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि होगी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से। ये चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, करेक्ट ही पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, या 1 2 3 4। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना वर्ष 2021 में लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत में कमी लाना, बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाना। इसका उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय में कमी लाना है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ये यूपी के कल्चर का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर बता दीजिए कितनी है? 57.2%। तो उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है 57.2%। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता याद रखिएगा 67.7%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। और पुरुष नगरीय साक्षरता दर भी याद रखिए 80.4%। और महिला नगरीय साक्षरता भी याद रखिए 69.2%। अब है क्वेश्चन नंबर 21। 31 सवाल हैं इस टेस्ट में। किस विकल्प के सभी सदस्य G7 के सदस्य हैं? अब जो G7, ये सब पता होना चाहिए आपको। G7 का कौन मेंबर, आसियान का कौन मेंबर, सार्क का कौन मेंबर। तो अमेरिका है G7 का, भारत नहीं है G7 में, जर्मनी है, चीन नहीं है, जापान है। तो पहला वाला हो गया गलत। फ्रांस है, इटली है, रूस नहीं है, यूक्रेन नहीं है, जर्मनी है। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। तो सी विकल्प सही हो गया। रूस नहीं है, अमेरिका है, इजराइल नहीं है, सिंगापुर नहीं है, मलेशिया नहीं है। तो क्या हो गया इसका? सी आंसर हो गया। तो देखिए G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन हुआ था 1975 में और वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है इन देशों की। और G7 के जो मेंबर हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में ये पूछा जा चुका है सवाल अभी हाल ही में 2 वर्ष पहले। G7 के मेंबर याद रखने का क्रम है इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम।
क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। 23 जुलाई 2021 को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, ओवरऑल पूछ रहा सभी में। यांग कियान, ऑप्शन नंबर ए। तो 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में शुरू हुआ, ये डेट याद रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चीन की युवा निशानेबाज यांग कियान ने जीता। और कियान ने यह स्वर्ण पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो नीरज चोपड़ा हैं वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? पहले या दूसरे? दूसरे हैं, पहले अभिनव बिंद्रा। तो 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में का जो फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। और इस मुकाबले में भारत के नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीता गया एकमात्र स्वर्ण पदक था। ठीक है, और इसी के साथ जो है नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद जो है दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिनव बिंद्रा पहले थे, कब जीता था उन्होंने? बीजिंग ओलंपिक 2008 में, ठीक है, शूटिंग में। नंबर 24 पर आ जाइए। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को पराजित करके कांस्य पदक जीता, यानी तीसरे दर्जे का पुरस्कार जीता? किसको हराया इन्होंने? जर्मनी को हराया। तो 5 अगस्त 2022 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित करके कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इससे पूर्व अंतिम बार हॉकी में भारतीय टीम ने जो है मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुख्य कोच थे ग्राहम रीड। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। देखिए, कैंडिडेट जो है टोक्यो ओलंपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है पैरा, ठीक है, पैरा से पूछ लेता है। तो पैरा ओलंपिक को भी याद रखिएगा। आपको पता है कि जो ओलंपिक है उसमें जो है नॉर्मल मतलब सामान्य कैंडिडेट या जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हैं, और जो पैरा ओलंपिक है वो उसमें दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। 14वें पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन टोक्यो जापान में कब से कब तक किया गया? तो ये खेल उसके बाद हुए, यानी 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। तो एग्जैक्ट ये दिनांक याद रखिएगा, क्या पता सवाल बन जाए। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल संपन्न हुए, और इसमें जो है 22 खेलों में 539 स्पर्धाएँ जो हैं आयोजित हुई। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद थे। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक टेकचंद थे, और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक भी याद रखिएगा, वो अबनी लेखरा थी। क्वेश्चन नंबर 27 है। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था? मोटो पूछ रहा है। यूनाइटेड बाय इमोशन या एमिशन? यूनाइटेड बाय इमोशन था, डी है। तो टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है सोमिटी, और मोटो है यूनाइटेड बाय एमिशन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 19 पदक जीते, ठीक है। और सबसे अगर शीर्ष पर पूछा जाए कौन सा देश था, तो वो चीन था। तो देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते, और पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। अगर इन 19 पदक में बात करें तो 5 स्वर्ण जीते भारत ने, 8 रजत जीते और 6 जीते कांस्य पदक। पदक तालिका के शीर्ष 5 देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन है जिसने 207 पदक जीते, और दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन है जिसने 124 पदक जीते, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसने 104 पदक जीते। इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? पैरालंपिक की बात हो रही है, ये किसने जीता? भाबिना पटेल ने जीता। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैडलर भाबिना पटेल ने भारत की तरफ से पहला पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अबनी लेखरा, मनीष नखाल, प्रमोद भगत, सुमित अंतिल।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन सभी खिलाड़ियों ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो भारतीय स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नखाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन पुरुष एकल में, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुष एकल में और मनीष नखाल ने P4 मिक्स 50 मीटर जो है पिस्टल में और सुमित अंतिल ने जीता है पुरुषों की भाला फेंक में। ठीक है, सुमित अंतिल ने पैरा में जीता है और नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, ओलंपिक में जीता है, मतलब सामान्य वाले में जीता है। और अवनी लेखरा ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ठीक है, अवनी लेखरा ने जो है 2 पुरस्कार जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में, याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? अवनी लेखरा है। 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर। तो अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एक जीता इन्होंने स्वर्ण पदक और दूसरा जीता इन्होंने कांस्य पदक, यानी एक पहले दर्जे का पुरस्कार जीता है और तीसरा जीता है, और दूसरा जीता है तीसरे दर्जे का पुरस्कार, स्वर्ण पदक कांस्य पदक। स्वर्ण पदक जीता अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में और कांस्य पदक जीता इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में। ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पैरा से बनने वाले ये प्रश्न है, अगर इनमें से कोई बनेगा तो बन जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो 31 प्रश्न थे ये इस सीरीज़ में, इस टेस्ट में। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ और PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।